प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं भक्तिकाल पर। भक्तिकाल के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों, उन सभी ज़रूरी प्रश्नों पर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाईटेक हिंदी आता है। हम बार बार कहते हैं यह हमारा बिल्कुल निजी प्रयास है। एक भी प्रश्न कहीं से कॉपी या पेस्ट नहीं किया जाता है। हम प्रतिदिन आपके लिए किताबें उठाते हैं और वहां से प्रश्न बनाते हैं और उसके बाद लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। कल हमने इस विषय पर बात भी की थी कि कुछ मित्र ऐसे हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम बराबर कहते हैं कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लेकिन कई ऐसे तटस्थ हैं जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई बात नहीं है, हमने भी आगे से यह सोच रखा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम इन वीडियोज़ को प्राइवेट करेंगे या इन वीडियोज़ को पेड करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि इनको वही लोग देख पाएंगे जिनको इसकी वाकई ज़रूरत होगी। ऐसे लोगों को ज्ञान देने का या ऐसे लोगों को कोई भी चीज़ देने का कोई मतलब नहीं है जो उसका मूल्य नहीं समझते। और दूसरी बात यह कि आज मन बहुत प्रसन्न है। कई सारे मित्रों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत सपोर्टिव कमेंट किए हैं और उन्होंने हाईटेक हिंदी के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। साथ ही साथ जो भी अराजक तत्व हैं जो हमारे वीडियो से प्रश्न कॉपी कर रहे हैं, हमने आपको बताया था, हम उस टेलीग्राम चैनल का और उस यूट्यूब चैनल का नाम भी आपको बताएंगे कि जो लोग विकलांग श्रद्धा का दौर, जो जैसा कि कहा गया है हिंदी में, वो उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास जानकारियों का अभाव है, लेकिन वे यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके जो है खुद को खलीफा के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वे लोग अपनी ऐसी हरकतें बंद कर सकें। तो हम उनके नाम भी बताएंगे आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। हिंदी साहित्य ऐसा विषय है या और विषयों से अलग है। हिंदी साहित्य उस प्रकार का विषय है जिसमें पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है। किताबों से काम होगा और किताबों से भी काम नहीं चलेगा। इसके साथ 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 आपको अध्यापक की ज़रूरत होगी। कैसे अध्यापक की? एक ऐसे अध्यापक की ज़रूरत है जिसको विषय का गहन नॉलेज हो। अब मान लीजिए आपके पास उपन्यास, कहानी, कविता रखी हुई है, लेकिन अगर कविता की व्याख्या करने वाला कोई नहीं है, कहानी की समीक्षा करने वाला कोई नहीं है, आलोचना के जो मूलभूत तत्व हैं उनको बताने वाला कोई नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो गूढ़ तथ्य हैं, जो गूढ़ जानकारियां हैं उनको बताने वाला नहीं है, उनकी समझ रखने वाला नहीं है, तो वह आपको किसी टेलीग्राम चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे कितने भी पीडीएफ उपलब्ध करा दे, परीक्षा में उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। अब अगर विद्यापति की पदावली और पृथ्वीराज रासो वह नहीं पढ़ा सकता है तो फिर ऐसी जगह पे आपके रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे आप वहाँ रह कर? अगर उसने कहा था कहानी, या प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, या जो है कोई भी कहानी, सिक्का बदल गया, या परिंदे, या कोई भी उपन्यास तमस के बारे में वो बात नहीं कर सकता है 10, 20, 50 मिनट अगर बोल नहीं सकता है, तो इसका मतलब कि हिंदी का औपचारिक ज्ञान उसके पास नहीं है। ऐसी जगहों से आप बिल्कुल दूर रहें। ऐसे लोग आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे हमारा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सके। आज का वीडियो शुरू करते हैं। द्विवेदी युग से प्रश्न आज के वीडियो में शामिल किया गया है। मुसद्दसे हाली, ये है रचना का नाम। मुदस्से हाली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रचना मैथिली शरण गुप्त ने किया। वह कौन सी रचना है जिसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है हिंदी में मैथिली शरण गुप्त ने रचना की? तो उसका नाम है भारत भारती। 1912, कई किताबों में 1913 भी मिलता है, में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। रंग में भंग, साकेत और पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हरिगीतिका छंद के बादशाह कहे जाते हैं ये, और सरस्वती की जो कलम के कवि हैं उनमें इनका श्रेष्ठता के साथ नाम लिया जाता है। द्विवेदी जी के संरक्षण में उन्होंने एक शैली निर्मित की जिसे सरस्वती शैली कहा जाता है। यह किस विद्वान का मानना है? द्विवेदी जी से आशय महावीर प्रसाद द्विवेदी से है, और उन्होंने से आशय है उन लोगों से जिन्होंने सरस्वती में लेखन का कार्य किया। ये कहना है बच्चन सिंह का।
बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम की पुस्तक लिखी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ऑप्शन में दिया हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम की पुस्तक लिखी है, जिस पर उन्हें व्यास सम्मान भी दिया गया 1986 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचकों में इनका नाम प्रमुखता और प्रथमता लिया जाता है। रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी आलोचकों के रूप में ख्यात हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, किसका कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला प्रश्न है, कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती, किसका मानना है? कविता तो स्वच्छंदता के बिना उत्तम बन ही नहीं सकती, किसका मानना है? ऑप्शन में दिया हुआ है शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद नाम की 2 पुस्तकें लिखी हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी नवरत्न में जिन नवरत्नों का नाम उन्होंने लिया है उनके नाम क्या क्या हैं। साथ ही साथ आप हमें यह बताएंगे कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। इन 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने सीरीज चलाई थी, उसके अंतर्गत कम से कम 2500 प्रश्नों का हमने रिवीजन करवाया था। जिन मित्रों ने उस सीरीज को नहीं देखी है, मैं बार बार कहता हूं, हिंदी में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नया होना है। यही प्रश्न घूम फिर करके बार बार आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप भटकना बंद करें और इन जरूरी प्रश्नों को बार बार पढ़ें, बार बार समझें। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है कि हो सकता है शर्मा जी ने भी तो बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया अनूठे ढंग से किया, उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। ये किसने कहा? ये कहा है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा। इन्हें तुलनात्मक आलोचना के लिए जाना जाता है। इन्होंने तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत होती है बेसिकली द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में कुछ कवियों ने, मिश्र बंधुओं ने, पद्म सिंह शर्मा ने, कृष्ण बिहारी मिश्र ने, ऐसे लोगों ने जो है कई कवियों को लेकर के उनकी तुलना की थी और ये बताने का प्रयास किया था कि कौन सा कवि छोटा है, कौन सा कवि बड़ा है। इस आधार पर एक निर्णयात्मक जो है मूल्यांकन की प्रवृत्ति शुरू की गई थी। आचार्य शुक्ल इसे बहुत अच्छा नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने कहा है कि बिहारी के साथ पक्षपात तो हुआ है, लेकिन जो साहित्यिक मूल्य पद्म सिंह शर्मा ने दिए हैं वे अपने आप में अनूठे हैं और उनका साहित्यिक मूल्य भी है। यानी कहा जा रहा है कि भले ही व्यंग किया गया है लेकिन वह साहित्य के लिहाज से लाभकारी है। अगला प्रश्न है, दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना प्रधान समझा जाता है, प्रयत्न इसमें हुआ है। ये कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को स्वीकार तो किसी प्रकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार और तेजाब सा खटकता है। ये बात किसने कही है? यह बात कही है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने। किसने कही है? डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने। और उनका इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा आचार्य शुक्ल या ऐसे लोगों की तरफ था जो लोग अनायास अलंकार और अनायास रस, जो रीतिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, उसको वे ठीक प्रकार से नहीं देखते थे साहित्य में। उनका मानना था कि जितना उपयोग रस और छंद अलंकार का होना चाहिए बस उतना ही करना चाहिए। कविता में रस से या अलंकार छंद से जो है कविता को लादना नहीं चाहिए। लेकिन पद्म सिंह शर्मा जो रीतिकाल को द्विवेदी युग में भी प्रश्रय दे रहे थे, भारतीय युग में भी प्रश्रय दे रहे थे, अपनी आलोचना अपनी लेखनी के माध्यम से उनका जोर श्रृंगार रस, अलंकार और इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बहुत से महापुरुष कविता की उपयोगिता को तो स्वीकार कर लेते हैं, पर श्रृंगार रस उनके निर्मल नेत्रों में कुछ खार सा या तेजाब सा खटकता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में पुरानी लकीर ना पीटने के संबंध में किसने कहा है? ये आधुनिक काल में पुरानी लकीर पीटने से आशय है रीतिकाल को बनाए रखने की बात। नवीन भावों के ईंटों की कुटी से कुटी हुई एक पक्की सड़क है, यह है आधुनिक साहित्य। इस पर रूढ़िवाद की बूढ़ी गाय को दौड़ाना संभव नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आपसे NTA-NET JRF की परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये अक्सर गाइडों में आपको नहीं मिलते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। किसने कहा है?
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने करीब करीब 100 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। जो इनकी महत्वपूर्ण 4-5 पुस्तकें हैं, यदि आपको पता है आप अपने दिमाग पर जोर डालिएगा, यदि याद आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। जिस कलावाद का खंडन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचनाओं में किया है, उसकी नींव का शिलान्यास द्विवेदी ने किया था। यानी कलावाद को प्रश्रय, अभी इसी की बात हम पहले भी कर रहे थे, रीति काल में कलावाद अपने चरम पर था और उसी कलावाद को प्रश्रय कौन देने का प्रयास कर रहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जबकि शुक्ल जी ने क्या किया था? उसका विरोध किया था। तो ये कौन है? किसने कहा है इस बात को? इसको कहा है बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में। ये सूक्त रूप में उन्होंने कहा है कि जिस कलावाद का खंडन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना में किया है, उसकी नींव का शिलान्यास द्विवेदी जी ने ही किया था। अगला प्रश्न है, रीतिवादी और उपयोगितावादी आलोचना की प्रवृत्ति हमें किस युग में देखने को मिलती है, या हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलती है? 2-3 बातें हुई हैं। द्विवेदी युग में जो अच्छी बात हुई है, जो सबसे खास बात हुई है, वह यह रही है कि गद्य में और पद्य में दोनों ही जगहों पर खड़ी बोली को बहुतायत मात्रा में शामिल किया गया है। यूं कह लिया जाए कि खड़ी बोली पूरी तरीके से प्रतिष्ठित हो गई, और इसका श्रेय किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अब ये है हिंदी की समझ। ये बात आपको पीडीएफ देने वाला नहीं बता पाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने वाला कोई नहीं होगा। द्विवेदी युग में और ख़ास बात क्या हुई? द्विवेदी युग में अनुवाद के कार्य खूब सारे हुए। बांग्ला से अनुवाद हुआ, असमिया से अनुवाद हुआ। इस प्रकार जो भारतीय भाषाएं थी उनसे अनुवाद के कार्य ढेरों हुए। इसके ही साथ साथ क्या हुआ? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो उस दौर के महत्वपूर्ण लेखक थे, उनको उन्होंने लिखवाना शुरू किया खड़ी बोली में। खड़ी बोली में कविता लिखवाना शुरू किया और उनको अपनी पत्रिका में, अपने जो उनका पत्र था सरस्वती, उसमें छापना शुरू किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हुआ? इसके साथ साथ हम ये देखने को हमें मिलता है कि जो आलोचना है, जो नाटक विधा है, या जो अन्य कई विधाएं थी, उनका विकास जो है द्विवेदी युग में थोड़ा सा दब गया। रीतिवादी मूल्यों को हम आलोचना में देखने को पाते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र हो, पद्म सिंह शर्मा हो, मिश्र बंधु हो, ये सभी के सभी जो है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इन लोगों ने रीतिवाद को और उपयोगितावाद को आलोचना में प्रश्रय देने का प्रयास किया। तो ये कुछ बातें हैं द्विवेदी युग से संबंधित। पुरानी हिंदी नामक निबंध माला किसने चलाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये टीजीटी पीजीटी में भी बहुत आता है। इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ये जो ऑप्शन दिए हैं, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह और गोविंद नारायण मिश्र, आपके लिए माधव प्रसाद मिश्र और गोविंद नारायण मिश्र नाम नए हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही निबंधकार हैं और दोनों का संबंध द्विवेदी युग से है। सरदार पूर्ण सिंह के बारे में आपको पता होगा। कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाव और जय यमुना मैया, ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। 3 के तीनों निबंध, जय यमुना मैया, मारिस मोहि कुठाव और कछुआ धर्म जैसे निबंध किस निबंधकार के हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी के निबंध बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया है? हमने यहाँ 3 निबंधों को एक साथ एक ही प्रश्न में इसलिए ले लिया है कि हमें सिर्फ आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताना था, हमें प्रश्नों की संख्या नहीं बढ़ानी थी। अदरवाइज हम आपसे पूछते कछुआ धर्म किसका निबंध है, या पूछते निम्न में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कौन सा निबंध है, हम आपसे पूछते मारिस मोहि कुठाव किसका निबंध है, जय यमुना मैया किसका निबंध है, और इस प्रकार प्रश्न बढ़ते जाते। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें आपके साथ न्याय करना है, हिंदी के साथ न्याय करना है और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे करके सफलता की ओर ले जाना है। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे? ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत भारती कितने खंडों में विभाजित है। तो इस तरीके के प्रश्न भी महत्वपूर्ण। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे पूछा गया है, तो इन्होंने कुल 8 महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। यदि आपको 8 नाम पता हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक निबंध गोविंद नारायण मिश्र का है? गोविंद नारायण मिश्र का निबंध कौन सा आपको पता है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान। ये 3 के तीनों निबंध किसके हैं? ये 3 के तीनों निबंध जो है सरदार पूर्ण सिंह के हैं। अभी ये जो विभक्ति विचार है, ये किसका निबंध है? विभक्ति विचार जो है ये गोविंद नारायण मिश्र का निबंध। हमने आपको बताया गोविंद नारायण मिश्र द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। जयपुर से समालोचक नामक पत्र किसने निकाला? 1903 में, जब जो है सरस्वती का संपादन कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने हाथों में लिया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। उसी समय जयपुर से एक पत्र निकला था जिसका नाम था समालोचक, और निकाला किसने था ये पूछा गया है।
तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1903 में समालोचक नाम का पत्र जयपुर से निकाला था। अगला प्रश्न है, व्यंग्यात्मक गद्य लिखने में शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जिन मित्रों को लाभ हो रहा है इस वीडियो को देख करके कम से कम वे शेयर करें, अन्यथा आने वाले दिनों में जब ये पेड हो जाएगा जो है तो आप सभी को समस्या होगी। व्यंग्यात्मक गद्य लिखने में उनकी तुलना केवल निराला के गद्य से की जा सकती है। किसके संबंध में? बच्चन सिंह ने यह बात कही। पहली बात तो एक प्रश्न यहीं से बनेगा कि ये कथन किसका है? व्यंग्यात्मक गद्य लिखने में उनकी तुलना केवल निराला के गद्य से की जा सकती है। किसने कहा यह बात? बच्चन सिंह ने। और किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। किसके लिए कहा गया? बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के संग्रहों का नाम जो है, महत्वपूर्ण निबंध संग्रह उनके चिंतामणि के नाम से प्रकाशित हुए हैं। कितने भागों में है और उनका प्रकाशन किस किस वर्ष हुआ है ये आपको पता है, हमने आपको बताया भी है, बार बार बताया है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि चिंतामणि का संपादन किसने किया है और वो किस किस सन में प्रकाशित हुए हैं, निबंधों के संग्रह हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि शुक्ल जी ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? बातों का संग्रह किसके निबंधों को कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। निम्न में कौन सा विद्वान संपत्ति शास्त्र पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अभी पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा विद्वान संपत्ति शास्त्र को अनुवाद मानता है। हालांकि ज्यादातर विद्वान संपत्ति शास्त्र को महावीर प्रसाद द्विवेदी का मौलिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ये उनका मौलिक ग्रंथ नहीं है। तो ये कौन से विद्वान हैं? इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का मानना है कि संपत्ति शास्त्र जो ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, वह अनुवाद ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना। कानों में कंगना किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहानी लिखी है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी का क्या नाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आप सबको पता है कहानी के नाम। तो ये जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आचार्य शुक्ल ने किस शीर्षक से कहानी लिखी। ग्राम गीतों के संग्रह का पहला प्रयास किसने किया है? ग्राम गीतों के संग्रह का पहला प्रयास किसने किया है? राम नरेश त्रिपाठी ने किया है। किसने किया? राम नरेश त्रिपाठी ने किया है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, काबा और करबला किसकी रचना है? काबा और करबला किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और सभी मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया है। मैथिली शरण गुप्त, कई मित्र हमारे ऐसे हैं जो मैं जितने भी प्रश्न पूछता हूं वीडियो में उन सभी के उत्तर देते हैं, बाकायदा उत्तर देते हैं और पूरी बातें लिखते हैं। अब कई मित्र ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि एक ही बात को बार बार क्यों लिखा जाए। उन मित्रों से मेरा कहना है कि जितनी बार आप लिखेंगे और जितनी बार ये चीज़ें आपके अभ्यास में आएंगी, परीक्षा के लिए ये चीज़ें आपके लिए उतनी ही खास होती जाएंगी और उतनी ही सरल होती जाएंगी। इसलिए प्रयास जरूर करें। आज के वीडियो का प्रश्न है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी किसका संग्रह है? ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र कमेंट करके इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव, सहयोग हो तो आप हमें जरूर लिखें, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें मित्रों के साथ और कमेंट जरूर करें, इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। धन्यवाद।